हेलो दोस्तों, लर्निंग स्पेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्लस टू के लिए एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें प्लस टू फिजिक्स को डिस्कस किया जाएगा और जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसकी लैंग्वेज में बहुत सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स के साथ साथ जिसने आज तक फिजिक्स नहीं पढ़ी है, जिसको जानने का शौक है, जानकारी रखने का शौक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये भाषा उतनी सिंपल हो कि एक आम आदमी को भी ये समझ आ जाए कि हम क्या स्टडी करते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग, और फिजिक्स ने अलग अलग नेचुरल चीजों को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। बीच में कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगी जो स्पेसिफिक होंगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड रहेगी। या फिर आपके पास आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो प्लस टू में भी पढ़ रहा है, फिजिक्स लिया है उसने, तो आप उनको ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हैं। और अदरवाइज हम सिंपल से सिंपल इस लैंग्वेज को रखने की कोशिश करेंगे ताकि एक आम आदमी को ये बातें आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस भूमिका के साथ। आज का जो टॉपिक रहेगा प्लस टू में जो कोर्स स्टार्ट होता है फिजिक्स का, वो एक टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका नाम क्यों है और हमारी डेली लाइफ में ये क्या रोल प्ले करता है और कहाँ से मोटिवेट होके हमने इसको स्टार्ट किया। और इसने एक नई ब्रांच एस्टेब्लिश की जिसको पूरा का पूरा आपके फिजिक्स के प्लस टू में पहले 6 चैप्टर कवर अप कर लेते हैं। तो ये शुरुआत और ये स्टोरी चार्ज से शुरू होती है और बाकी बाद में जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे जाके खत्म होती है, या फिर आप कह सकते हो इसका कोई एंड नहीं है क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। टॉपिक पे आने से पहले कुछ एग्जाम्पल जो हम सभी ने अपनी लाइफ में देखे हुए हैं कि जहाँ पे इस जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसके कुछ उदाहरण दिखते हैं आपको। एक चीज सबने ऑब्जर्व की होगी, सर्दियों में या फिर जब ड्राई वेदर होता है तो हमने अपने कपड़े जो आपके सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं, वूल के कपड़े होते हैं, उनमें कुछ स्पार्क देखे हैं। स्पार्क निकलते अगर हम उनको झाड़े या फिर कभी हम टच कर जाए, या फिर आपने अपने एनवायरनमेंट चारों तरफ जो बिजली कड़कती है जिसको लाइटनिंग कहते हैं, वो भी आप सबने ऑब्जर्व किया है। और एक और चीज आपने जरूर ऑब्जर्व की होगी कि आपके जो दरवाजों के हैंडल है या कोई स्टील की रेलिंग है, कभी कभी आपको उनको टच करने पे एक छोटा सा झटका महसूस होता है, एक शॉक सा महसूस होता है, जैसे कि बिजली करंट जैसी लगाती है। ये सब चीजें जो आप फेस करते हो, ये देखते हो, ये सब चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स कहता है कि ये सब चीजें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और कैसे इन जो मैंने एग्जांपल दिए वो चीजें हमारे साथ होती है। तो शुरू करते हैं। जो इसका टॉपिक रहेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला कॉन्सेप्ट है, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दो वर्ड है आपके पास, स्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का डायरेक्ट रिलेशन होता है रेस्ट के साथ। कोई भी चीज जब स्टेबल होती है तो हम कहते हैं वो स्टैटिक है। अपने एग्जांपल्स पे आते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है चार्जेस के साथ। जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अपने एग्जांपल्स पे आते हैं एक एक करके। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया है, जो आपके कपड़े हैं, वूल के हो या फिर सिंथेटिक क्लॉथ से, तो होता क्या एक्चुअल में, आपके सरफेस में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में हवा बह रही होती है, ड्राई एयर होती है, तो वो लगातार क्या करती है, सरफेस से बहते हुए फ्रिक्शन क्रिएट करती है। तो हम कहते हैं कि जो ये फ्रिक्शन है ये चार्ज एकोमुलेट कर लेता है आपके क्लोथ्स पर, या फिर वो चार्जेस लूज करते हैं, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। और जैसे हमारी बॉडी इनको टच कर लेती है, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक कंडक्टर है, वो चार्जेस को कंडक्ट कर लेती है। ये क्या है, अपने आप में एक कंडक्टर है। तभी तो हमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी वायर छूते हैं तो हमें शॉक महसूस होता है। तो होता क्या, बेसिकली वो चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में जाता है और हमें एक शॉक सा महसूस होता है। वैसे ही हम, जैसे आप अपने डोर के हैंडल है, दरवाजों के हैंडल है या रेलिंग है, उनके ऊपर भी इस तरह के चार्जेस एकोमुलेट होते हैं और जैसे हमको टच कर जाते हैं उन चार्जेस को एक रास्ता मिल जाता है। और जैसे ही रास्ता मिल जाता है तो हमें एक शॉक महसूस होता है। उसमें एक स्पार्क होती है, जब झटका अलग से, बट एक स्पार्क भी पैदा होता है। इस स्पार्क को पैदा होने का मेन रीजन होता है आयोनाइजेशन ऑफ एयर। आयोनाइजेशन ऑफ एयर, क्योंकि जब भी
चार्जेस एकोमुलेट होते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं, वहां इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है जो एयर को आयोनाइज कर देती है। और आयोनाइज्ड एयर अपने आप में कंडक्टर होता है। वैसे जो एयर नॉर्मल एयर है वो एक इंसुलेटर है, बट आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एयर वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। अच्छा, आयोनाइजेशन या आयोनाइज्ड एयर का आप सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं कि एयर को अलग अलग आयंस में कन्वर्ट करना। आयंस ही कंडक्शन के लिए पॉसिबल होती है। जिस मॉलिक्यूल या जिस भी सब्सटेंस में आयंस नहीं होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, उसमें कंडक्शन होना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आयोनाइजेशन जरूरी है एयर के लिए। और तीसरा जो मैंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाइटनिंग, क्योंकि ये सभी ने देखा हुआ है, ये एनवायरनमेंट में एक इंपॉर्टेंट होने वाली घटना है। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपली समझते हैं। ये आपके बादल है और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब जो बादल एक्चुअल में बने हुए हैं वो आपके लगातार बाष्पीकरण या जिसको आप वेपोराइजेशन कहते हैं, जो पानी है उससे क्या इवेपोरेशन हुआ है, उससे बादल बने हुए हैं। तब जब बादल एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उनमें स्टैटिक चार्जेस एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो फिजिक्स, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, हम सपोज करते हैं जो यहाँ पे अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस होगा वो नेगेटिव चार्ज एकोमुलेट हो जाते हैं इनके ऊपर, और जो आपका ग्राउंड है उस केस में वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और जैसे ये एकोमुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्लाउड्स के बीच में, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। क्योंकि अब बादल है, ये जमीन के काफी करीब होते हैं, तो एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बीच की जो एयर है, यहां जो बीच में एयर है ये आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज हो जाने के कारण क्या होता है, अब ये जो चार्जेस है इनको कंडक्शन के लिए एक रास्ता मिल जाता है। ये क्या है, यहां से जो चार्जेस है वो इस आयोनाइज्ड एयर के थ्रू ग्राउंड की तरफ आते हैं। इनको कहते हैं आप ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इनको लीडर कहा जाता है। जो ये पाथ फ्लो करता है फिजिक्स में उसको हम लीडर कहते हैं। यहाँ से चार्जेस का फ्लो होता है और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भी इसी पॉजिटिव चार्जेस को इस आयोनाइज्ड एयर के थ्रू जगह मिल जाती है ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और इनको कहा जाता है स्ट्रीमर। ये कैसे है, ये एक स्ट्रीम की तरह जाएंगे और ये जो है यहाँ पे ये चार्जेस ये कहे जाते हैं लीडर। और जैसे ही ये दो चार्जेस मिल जाते हैं तो आपका पाथ पूरा हो जाता है। इन चार्जेस को एक रास्ता मिल जाता है और हमें जो दिखता है वो एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज दिखता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और साउंड। तो यहां से हमें समझ आता है कि जो चार्जेस स्टैटिक चार्जेस है वहां से बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपके कंडक्शन का मेन रीजन बनती है आगे जाके। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जहां हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझा या स्टैटिक चार्जेस का रोल समझा। अब इस चार्ज वाले वर्ड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये चार्ज कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से हमने इसको स्टडी करना शुरू किया, और जितना आज हमारे पास इसके बारे में नॉलेज है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे लोगों ने इसको चार्ज के तौर पे पॉजिटिव नेगेटिव एस्टेब्लिश किया, कैसे हमें पता चला कि जो सिमिलर चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अपोजिट चार्जेस है वो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये स्टोरी कुछ एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से शुरू होती है। जनरल ऑब्जर्वेशन के बाद लोगों ने जो भी साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स किए और देखने की कोशिश की हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। तो दो एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को। एक है ग्लास रॉड और सिल्क का। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं मैं क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप भी समझ सकते हो। ग्लास रॉड और सिल्क, क्योंकि आराम से मिलने वाली चीज है। ग्लास रॉड यानी कि शीशे की रॉड और सिल्क यानी कि सिल्क का कपड़ा। दूसरा मटेरियल चेंज कर लेते हैं, प्लास्टिक की रॉड और उसके साथ बुक के अकॉर्डिंग चले अगर तो कैट्स फर, बिल्ली का फर जो होता है वो, जिसके ऊपर हम इसको रब करेंगे। ये दो चीजें ली जाती है। पहले ग्लास रॉड को हम सिल्क के ऊपर रब करेंगे। सपोज करते हैं आपकी ग्लास रॉड है और ये कोई सिल्क का क्लॉथ है बना हुआ, इसको इसके ऊपर रब किया जाता है। तो रब करने से हमें क्या दिखता है कि जब इसके ऊपर रबिंग होती है और इस ग्लास रॉड को जब हम किसी छोटे छोटे कागज के पीस के आसपास ले आते हैं या मिट्टी के आसपास ले आते हैं तो ये क्या कर देता है, उस मिट्टी या
कागज के पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये चीज आपने खुद भी की होगी जब स्कूल में पढ़ते होंगे आप कि आपके हाथ में एक स्केल होती है, अगर उसको आप अपने बालों से रब करेंगे, उसके बाद उससे आप कागज के छोटे छोटे पीसेस की तरफ उसको फेस करेंगे तो वो पीसेस को अट्रैक्ट करता है। और मिट्टी के ऊपर भी रहेंगे तो क्या करता है, वो असल में अट्रैक्ट करता है। होता क्या बेसिकली, यहाँ पे जो रबिंग होती है उससे चार्जेस का एक्सचेंज हो जाता है और ये दो जो ऑब्जेक्ट्स है दोनों की दोनों इलेक्ट्रीफाई हो जाती है। अब किसने लूज किया किसने गेन किया अभी हम इसको बाद में देखेंगे, बट बेसिक है रबिंग जब इनके बीच में होगी, जब इनको एक दूसरे से रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, इनसे ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, मतलब चार्जेस का लेन देन होगा। वैसे ही प्लास्टिक, अब इसको ग्लास रॉड जी लिख लेते हैं, ये आपका सिल्क हो गया। उसी तरह की एक रॉड मान लेते हैं, ये प्लास्टिक की रॉड है और इसको आपने कैट के फर के साथ रब किया, ये आपका फर हो गया। यहां पे वैसा ही हुआ है ना, तो जब इसको रब किया गया तो ये भी इलेक्ट्रीफाइड हुए। अब देखने वाली बात ये थी कि जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ लाया गया तो ये दो आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, ये इन दो के बीच में, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड के बीच में। बट जब ग्लास रॉड और सिल्क को आपस में लाया गया तो वहां पे रिपल्शन देखने को मिला, यानी कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। वैसे ही जब ग्लास रॉड को हमने फर के साथ लाया तो वहां पे क्या हुई, एक प्रोसेस देखी हमें, रिपल्शन की प्रोसेस दिखी। कमाल की बात यह थी जब दो ग्लास रॉड्स आपस में रखी थी, इलेक्ट्रीफाई होने के बाद उनको आपस में लाया गया, वो भी रिपेल कर रही थी एक दूसरे को। और जब दो प्लास्टिक रॉड्स को आपस में लाया गया था, नजदीक लाया गया था, तो वो भी क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी। तो ध्यान से आपने समझना है कि जब इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद दो ग्लास रॉड्स को साथ ला रहे हैं, वो भी रिपेल कर रही है, और इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद दो प्लास्टिक रॉड्स को एक दूसरे के साथ ला रहे हैं, वो भी रिपेल कर रही है। बट जब ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को हम एक दूसरे के साथ ला रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रही है। प्लास्टिक रॉड और सिल्क आपस में रिपेल कर रहे हैं और ग्लास रॉड और फर भी रिपेल कर रहे हैं। तो ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हुआ हो तो आपको इस ऑब्जर्वेशन से एक चीज समझ आ सकती है कि कुछ चीजें अट्रैक्ट कर रही है और कुछ चीजें रिपेल कर रही है। तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक, ताकि हमें एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट मिल जाए कि इसका एक्चुअल क्या है प्रोसेस, बाद में कंक्लूजन क्या निकाले, क्योंकि यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है कि है तो है अट्रैक्शन, कौन अट्रैक्ट करेगा और कौन रिपेल करेगा। ये तो कंफर्म है कि अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्शन भी हो रही है, बट इसको एज ए कॉन्सेप्ट कैसे एस्टेब्लिश करें और हम क्या एक पक्का कंक्लूजन निकालें कि कौन सा डायरेक्टली आपको अट्रैक्शन देगा और कौन सा रिपल्शन देगा। तो उसके लिए हम एक नई चीज की हेल्प ली, वो है कहते हैं पिथ वॉल्स। ये एक स्टाइरोफॉर्म के बने हुए बॉल्स होते हैं जिनके बाहर कुछ कंडक्टिंग पेंट लगाया जाता है। उसकी हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आप तब तक इसको नोट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चेंज समझ आ गई है तो फर्दर कंफर्मेशन के लिए क्या किया गया, दो पिथ बॉल्स लिखे गए ना, ये फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होने वाले कुछ बॉल्स है। ये स्टाइरोफॉर्म के, जैसे मैंने कहा स्टाइरोफॉर्म के बने हुए बॉल्स, जिनके बाहर कंडक्टिंग पेंट लगाया गया है। आप आराम से इसको गूगल सर्च करके देख सकते हैं कैसे दिखते हैं ये बॉल्स। तो क्या किया गया, दो पिथ बॉल्स थे जिनको नायलॉन की स्ट्रिंग से कहीं पे लटकाया गया था। अब क्या किया गया, पहले ग्लास रॉड से दोनों को टच किया गया, दोनों बॉल्स को पहले हमने ग्लास रॉड से टच करके देखा, और जब दोनों को ग्लास रॉड से टच किया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया। यानी कि यहां से एक चीज क्लियर हो रही थी कि दोनों को सेम चार्ज मिल चुका है और वो रिपेल कर रहे हैं। फर्दर कंफर्मेशन के लिए हमने उन्हीं दो बॉल्स को क्या किया, प्लास्टिक रॉड से भी टच करके देख लिया, प्लास्टिक रॉड से भी टच करके देख लिया। फिर से उन्होंने क्या शो किया, एक दूसरे से दूर भागे, वो रिपल्शन शो किया। अब जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट था उसके लिए क्या किया हमने, एक बॉल को प्लास्टिक रॉड के साथ, यानी कि पीआर प्लास्टिक रॉड के साथ, एक को ग्लास रॉड के साथ टच किया। अब जो देखने को मिला वो क्या मिला कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां से एक चीज कंफर्म होगी कि जो सिमिलर चार्जेस है या फिर जो सिमिलरली इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट्स है वो क्या करेंगे, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे।
और जो ऑपोजिटली चार्ज है, ऑपोजिटली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। यहां से ये पक्का हो गया देखो, क्योंकि हमने दोनों पिथ बॉल को सेम ग्लास रॉड से चार्ज इलेक्ट्रीफाई किया तो उन्होंने रिपेल किया। उन पिथ बॉल को अलग तरह से हमने प्लास्टिक रॉड से टच करके देखा दोनों को, यानी कि उनके पास सेम चार्ज आ गया होगा तो उन्होंने रिपल्शन शो कर दी। अब एक को हमने प्लास्टिक रॉड से करके देखा और एक को ग्लास रॉड से। हमने पहले भी देखा था कि ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो अब इन पिथ बॉल्स ने भी अट्रैक्ट कर दिया, यानी कि प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड पे दो अलग अलग तरह के चार्जेस आ गए थे, और उसमें हमने देखा कि जो दो अलग तरह के चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सिमिलर चार्जेस क्या है, रिपेल कर रहे हैं। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, बट ये डिसाइड हो चुका था कि दो तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें से सिमिलर चार्ज रिपेल कर रहा है और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम पोलैरिटी का, पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। जो ये प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्शन की, जो चार्जेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने या उनके बीच में डिफरेंस बताने के लिए यूज होती है, उसे हम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस कहते हैं, जो उनके नेचर को डिफरेंशिएट करती है कि कौन सा अलग चार्ज है और दूसरा दूसरे से अलग है। अब जब बहुत सारे जगहों पे ये सब चीजें दिख रही थी तो हमें एक कन्वेंशन चाहिए था कि कौन से चार्जेस को क्या नाम दिया जाए, और इसके लिए, इस कंफर्मेशन के लिए एक चीज की गई जहां से पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। वो कहां से आता है, वो हमारे बेसिक एक्सपेरिमेंट से आता है, जहां हमने ग्लास रॉड को पहले सिल्क के साथ रब किया था, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया था, तो उनके फिर हमने ग्लास रॉड को किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर देखा था कि वहां पे उसने छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े या मिट्टी के टुकड़े को उसको अट्रैक्ट किया था, तो हमें समझ आया था कि कुछ चार्जेस इसने गेन किया हुआ है। बट कमाल की बात यह है कि अगर आप इनको रब करोगे उसके बाद टच करोगे, है ना, ग्लास रॉड और सिल्क को, ग्लास रॉड और सिल्क को टच करेंगे, अब अगर इनको टच किया जाएगा तो फिर इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं बचते हैं। कहने का मतलब है जो चार्ज ऑब्जेक्ट थी जैसे ही कांटेक्ट में आ जाती है वो फिर न्यूट्रल हो जाती है, यानी कि वो चार्जेस खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब है पहले इन दोनों ने ऑपोजिट चार्ज दोनों ने गेन कर लिया था, और जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो जीरो हो जा रहा है। ये मैथमेटिकल के ऑपरेशन की तरह है, जैसे कि मान लो आप +2 में ऐड कर दे -2, तो ये बनता है 2 - 2 0, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड की पॉजिटिव वैल्यू के साथ अगर हम सेम मैग्नीट्यूड की नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर दे तो हमारी आंसर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 0 आता है। तो चार्जेस में भी कुछ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि जितना इसने लूज किया होगा उतना इसने गेन किया होगा, तो जब इनको ऐड किया जा रहा है तो सब कुछ 0 आ जा रहा है। तो एक साइंटिस्ट हुए, अमेरिकन साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से, ये जो इनका 0 आने का कॉन्सेप्ट है या फिर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का कॉन्सेप्ट है, यहां से बताया कि हम चार्जेस को क्या कहेंगे, एक चार्ज को हम कहेंगे पॉजिटिव और एक चार्ज को कहेंगे हम नेगेटिव। एक चार्ज को कहा जाएगा पॉजिटिव और दूसरे चार्ज को कहा जाएगा नेगेटिव। तो यहां से समझ आता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव भी रिपेल करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पर ये यहां से आगे जो कन्वेंशन है ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा, उसके लिए हमें अपने कन्वेंशन बनाने पड़ेंगे। जैसे कि हम अपने कन्वेंशन से या फिर अपने, क्योंकि इनोवेशन के साथ कन्वेंशन जोड़ देंगे कि ठीक है भाई, हम पहले से मान लेंगे कि ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, सपोज करते हैं पॉजिटिव, तो कंफर्म है कि प्लास्टिक रॉड के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये हमने पहले से सेटअप कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है, आप ग्लास रॉड वाले को नेगेटिव मान सकते हैं, प्लास्टिक रॉड वाले को पॉजिटिव, बट दोनों को सेम नहीं मान सकते हैं। अब ये कन्वेंशन सेटअप हो गया कि हमने ग्लास रॉड वाले चार्ज को पॉजिटिव मान लिया, तो ऑटोमेटिक सिल्क वाला कैसा हो जाएगा, सिल्क वाला नेगेटिव हो जाएगा, प्लास्टिक रॉड वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, और फर वाला कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, और ग्लास रॉड भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करेंगे, और नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कुछ चार्जेस की प्रॉपर्टीज थी, कैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के नाम लिए, कैसे हमें पता चला कि चार्जेस के दो टाइप होते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या था, और जो चार्जेस की इनोवेशन कैसे हुई।
अगले वाले वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है और चार्ज का फंडामेंटल या चार्ज को चार्ज कहने के पीछे कौन सा पार्टिकल या कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, उसको स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा लॉ है, जिसने साइड स्टडी कर लिया होगा +2 में आपने, कूलम लॉ है। उस कूलम लॉ में चार्जेस के बिहेवियर को समझेंगे, कैसे जो अट्रैक्शन और रिपल्शन वो एक दूसरे पे लगाते हैं, उस पर कितनी फोर्स लगती है, कितनी फोर्स से वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। और आगे जाके जब हम चार्जेस को मूव करना शुरू करेंगे कि उससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। तो अभी बहुत कुछ है इस सेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेक्शन में। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा, कितनी जानकारी आपको अच्छी लगी, क्या चीजें आपको समझ आई और कौन सी चीजों में आपको डाउटफुल लग रहा है। अभी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में चार्ज को और डिटेल में समझेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझेंगे और चार्ज से रिलेटेड लॉज को समझेंगे कि नेचर में एक्चुअल में कौन कौन से लॉज है जो चार्जेस को और डीपली हमें समझने में हेल्प करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम मिलेंगे चार्जेस की कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ और नए लॉज के साथ। तब तक आप स्टडी कीजिए, नेचर को ऑब्जर्व करते रहिए और फिजिक्स का मजा लेते रहिए। थैंक यू।